नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग पेड़ की नस्ल स्टार्ट करने वाले हैं आज। जो आपके पशु पर्चर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या एग्रीकल्चर से जुड़ी अन्य एग्जामों के लिए बड़ी खतरनाक इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। कुछ नस्लों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले क्लासों में। जैसे बकरी पढ़ चुके हैं हम लोग, बकरी की नस्लें। भैंस भैंस की नस्ल पढ़ चुके हैं, गाय की नस्ल हम लोग पढ़ चुके हैं बड़े डिटेल से। इसी प्रकार से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगली आपके भेड़ की नस्ल। देखो, भेड़ की नस्ल सबसे पहले जो हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भेड़ की नस्ल है, इन भेड़ की नस्ल का सबसे पहले वर्गीकरण। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? वर्गीकरण। भेड़ की नस्ल का क्या? वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण। देखो साथियों, वर्गीकरण में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हम लोगों को। तो देखें, वर्गीकरण में हम लोग कोई सेम स्थिति है, पहले केपीसी आएगा, मतलब किंगडम, फाइलम और क्लास। केपीसी क्या आएगा? किंगडम, फाइलम और क्लास। केपीसी हो गया। केपीसी मतलब केपीसी, किंगडम, फाइलम, क्लास। किंगडम मतलब जगत, किंगडम, फाइलम संघ और क्लास वर्ग। ये आपकी, तो एक तो क्या हो गई आपकी? किंगडम को हिंदी में जगत कहते हैं, फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं, क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्लास को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अब यदि आप लोग देखोगे कि जो किंगडम है, जिसको आप जगत कह रहे हैं, कि किस जगत में आते हैं, तो जंतु हैं, तो आप लोग कह सकते हो जंतु जगत। कौन सा जगत है आपके? जंतु जगत। एनिमिलियाई, या जंतु जगत कह सकते हो या एनिमिलियाई कह सकते हो। तो किस में आपके? एनीमिलिया, या आप लोग कह सकते हो क्या? जंतु जगत। एनिमिलिया, या आप लोग क्या कह सकते हो? जंतु जगत कह सकते हो। तो एनिमिलिया या जंतु जगत। फाइलम कौन सा होगा? संघ कौन सा होगा? तो इनमें रीढ़ की हड्डी है, मतलब कॉर्डेटा। कौन सा संघ हो गया? कॉर्डेटा संघ के हैं। फिर बात आती है क्लास की, कि क्लास कौन सा होगा? तो मेमेलिया। तो किस क्लास की? मेमेलिया क्लास। तो वर्ग कौन सा हो गया? मेमेलिया। संघ कौन सा हो गया? कॉर्डेटा। और जगत कौन सा हो गया? जंतु जगत। तो वर्गीकरण में आप लोग देखोगे तो जगत तो हो गया जंतु जगत, संघ कौन सा हो गया? कॉर्डेटा, क्लास कौन सी हो गई? मेमेलिया। क्लास कौन सी हुई आपके? मेमेलिया क्लास के हैं। तो क्लास कौन सी हो गई? मेमेलिया। तो केपीसी, केपीसी हो गया। फिर ऑर्डर देगा किसको? फैमिली को। केपीसी ऑर्डर देगा किसको? फैमिली को। तो ऑर्डर का मतलब गण, और फैमिली, फैमिली को ऑर्डर देगा। तो फैमिली का मतलब उसका क्या हो गया? कुल। फैमिली का मतलब क्या हो गया? उसका कुल। तो ऑर्डर देगा किसको? फैमिली को। अब देखो आप लोग, ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तीनों का, वो चारों का सेम है। यदि गण देखोगे तो कौन सा है आपके? ऑर्टियोडेक्टाइला। ऑर्टियोडेक्टाइला, ऑर्टियोडेक्टाइला, ऑर्टियोडेक्टाइला। कौन सा है? ऑर्टियोडेक्टाइला। ऑर्टियोडेक्टाइला है। अब कुल कौन सा है? तो बोविडी। किस कुल के हैं ये? बोविडी। तो बोविडी कुल के हैं। कौन सा कुल हो गया? बोविडी। ऑर्डर कौन सा हो गया? ऑर्टियोडोक, ऑर्टियोडेक्टाइला। क्लास हो गई मेमेलिया। फाइलम हो गया कॉर्डेटा। और जगत हो गया आपकी एनिमिलिया या जंतु जगत। कौन सा हो गया? एनिमिलिया या जंतु जगत हो गया आपके। अब बात आती है, केपीसी ऑर्डर किसको दे रहा है? फैमिली को। फिर आपके क्या है? जीएस। जीएस मतलब जीनस और स्पीसीज। अगला क्या है आपके? जीएस। तो जीनस और स्पीसीज। कौन सा है? जीनस। और ये क्या है आपकी? स्पीसीज। जीनस मतलब वंश, और स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? जाति।
तो ये किस जाति का है और किस वंश की है भेड़? भेड़ की जाति कौन सी है और भेड़ का वंश कौन सा है? बस जीनस मतलब किस वंश का है और जाति कौन सी है। तो जाति और वंश पर यदि देखेंगे हम लोग, तो ये जो वंश कौन सा है और जाति कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ओविस तो क्या है? वंश है। ओविस तो क्या है? वंश है। ओविस तो क्या हो गया? इसका वंश हो गया। ओविस एरिस, एरिस क्या हो गई? जाति। ओविस एरिस, ओविस एरिस, तो एरिस क्या हो गई? आपकी जाति। तो एरिस क्या हो गई? जाति। तो वंश तो कौन सा है? तो वंश तो कौन सा है आपकी? ओविस। और जाति हो गई ओविस एरिस। तो यदि आपसे कहा जाए कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम, भेड़ का वैज्ञानिक नाम, यदि आप लोगों से कहा जाए कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये जो भेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस है। तो ओविस एरिस किसका नाम है? भेड़ का। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? तो आंसर होगा ओविस एरिस। ओविस एरिस किसका है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है क्या? ओविस एरिस। तो ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अब कुछ अन्य सामान्य बिंदुओं पर भेड़ वालों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं, भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 54। भेड़ में दोगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 54। भेड़ में दोगुणित गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ में दोगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54। इनका गर्भकाल, भेड़ का जो गर्भकाल है वो गर्भकाल कितना होता है? तो लगभग होता है 5 माह 5 दिन। भेड़ का जो गर्भकाल है वो कितना होगा? तो भेड़ का गर्भकाल होता है लगभग 5 माह 5 दिन। अब 5 महीने की बात चल रही है, वो 5 दिन है, तो लगभग लगभग कुल कितने दिन हो गए? तो लगभग 145 से 148 दिन। कितना हुआ? 145 से 148 दिन का गर्भकाल होता है भेड़ का। तो भेड़ में दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 54। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो ओविस एरिस। क्या नाम हो गया? वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। तो ये वर्गीकरण है आपके सामने। देखो किंगडम जगत क्या हो गया? जंतु जगत। क्या हो गया? जंतु जगत। गाय भैंस भेड़ बकरी तीनों चारों का एक जैसा ही है, केवल वंश और जाति चेंज हो रहे हैं आपके। तो किंगडम क्या हो गया? जंतु जगत। जंतु है इसलिए जंतु जगत है। संघ या फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा। क्लास मेमेलिया दूध पिलाती है, तो मेमेलिया बच्चों को दूध पिलाएगा। तो इसके अलावा ऑर्डर या गण ऑर्टियोडेक्टाइला हो गया। फैमिली कौन सी हो गई? बोविडी। फैमिली कौन सी हो गई आपके? बोविडी हो गई। इसके अलावा वंश ओविस है और जाति ओविस एरिस है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ओविस एरिस हो गया। दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या 54 होगी। गर्भकाल 5 माह 5 दिन, मतलब लगभग 145 से 148 दिन इसका क्या होता है? गर्भकाल होता है। गर्भकाल होता है। यदि आपसे कहा जाए एस्ट्रेस, एस्ट्रेस अवधि कितनी है? एस्ट्रेस अवधि कितनी है इसकी? एस्ट्रेस जो अवधि है, एस्ट्रस जो अवधि है वो कितनी है? भेड़ की जो एस्ट्रस अवधि है, वो एस्ट्रस अवधि कितनी पाई जाती है भेड़ की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भेड़ की एस्ट्रस अवधि कितनी है भाई। तो भेड़ की एस्ट्रस अवधि, तो भेड़ की एस्ट्रस अवधि कितनी है आपके? लगभग 17 दिन। भेड़ की एस्ट्रस अवधि कितनी है? लगभग 17 दिन मानी जाती है किसकी? भेड़ की। तो भेड़ की एस्ट्रस अवधि हो गई 17 दिन। भेड़ की एस्ट्रस अवधि कितनी है? 17 दिन। अब और व्यवहारिक चीज हम लोग देखते हैं, जैसे केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है आपके? तो आपके राजस्थान में ही है, अंबिका नगर, मालपुरा टोंक अंबिका नगर में। कहाँ पर है आपके? अंबिका नगर में, अंबिका नगर, अंबिका नगर, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में आपकी। तो
तो अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक में ही है आपके क्या केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अंबिकानगर में आपके। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, यदि आपसे कहा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी, यदि आपसे कहा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है आपके। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। कहाँ पर है आपके? बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है आपके? तो बीकानेर राजस्थान में। तो बीकानेर राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी क्या है आपके? ऊन मंडी है। और किस तरह के है? तो राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, घर कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि भेड़ों का घर किसे कहा जाता है, तो भेड़ों का घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। इसके अलावा भेड़ों पर परजीवी बहुत ज्यादा होते हैं, चूहे वगैरह, इसलिए भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। परजीवियों का क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं भेड़ों को। तो भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि भेड़ों को कहा जाता है, तो भेड़ों को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंबिकानगर में, जो कहाँ पर पड़ता है आपके? टोंक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में। और भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? तो भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त, भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्ल तो कितनी है आपकी? 44 हैं। भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें यदि आपसे पूछी जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी साथियों? 44 नस्लें। और विश्व की सबसे बड़ी नस्ल भेड़ की कौन सी है? तो लिकोलन है। विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल, यदि आपसे कहा जाए विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल, विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल यदि आपसे पूछ ली जाए, विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो लिकोलन है। लिकोलन कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। लिकोलन ये कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। तो लिकोलन कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। लिकोलन कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में पाई जाती है, जो विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है। तो विश्व में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल यदि आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? लिकोलन हो जाएगा। जो कहाँ पाई जाती है? तो लिकोलन पाई जाती है इंग्लैंड में। लिकोलन कहाँ पाई जाती है? तो लिकोलन नस्ल कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में पाई जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो नेल्लोर। तो भारत में सबसे ऊंची नस्ल, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल, तो यदि भारत में पूछ ली जाए कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लोरी, नेल्लोरी है। नेल्लोरी भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। लेकिन भेड़ का जो मांस है, भेड़ का मांस जिसको मटन कहते हैं आप लोग, मटन के लिए कौन सी उत्तम नस्ल है? तो डेक्कनी है। मटन के लिए सर्वोत्तम नस्ल भेड़ की, भेड़ की मटन के लिए, मटन के लिए सर्वोत्तम नस्ल
तो मटन के लिए भेड़ है, उस भेड़ की जो मटन है उसके लिए सर्वोत्तम नस्ल भेड़ की कौन सी है? तो सर्वोत्तम नस्ल कौन सी मानी जाती है? डेक्कनी मानी जाती है। तो भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है मटन के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कनी। डेक्कनी भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है जो किसके लिए फेमस है? कि मांस या मटन के लिए फेमस है। सबसे लंबे कानों वाली यदि पूछी जाती है, सबसे लंबे कानों वाली, सबसे लंबे कानों वाली भेड़, सबसे लंबे कानों वाली, लंबे कानों वाली भेड़, सबसे जो लंबे कान है, तो सबसे लंबे कान कौन सी भेड़ के पाए जाते हैं? तो लोही के पाए जाते हैं। कौन सी भेड़ के सबसे लंबे कान है? तो लोही के हैं। और लोही कहाँ पाई जाती है? आपके पाकिस्तान में। तो सबसे लंबे कान कौन सी भेड़ के हैं? तो लोही के हैं। ये कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसके सबसे लंबे कान है। और क्लोन द्वारा तैयार पहली भेड़ की नस्ल कौन सी है यदि पूछा जाए? क्लोन द्वारा तैयार या भेड़ के प्रथम क्लोन, भेड़ का जो पहला क्लोन है, भेड़ का जो प्रथम क्लोन है, उस प्रथम क्लोन का नाम क्या है? तो डॉली। भेड़ का जो पहला क्लोन है उसका नाम क्या है? तो भेड़ का जो पहला क्लोन है उसका नाम है आपकी डॉली। 15 जुलाई 1996। ये क्लोन कब आया? 5 जुलाई, 5 जुलाई 1996 की बात है। 5 जुलाई 1996 की बात है आपके। तो 5 जुलाई डॉक्टर यान बिलमुट ने, डॉक्टर यान बिलमुट किसने तैयार किया? डॉक्टर यान बिलमुट ने, डॉक्टर यान बिलमुट ने तैयार किया था। डॉक्टर यान बिलमुट ने, डॉक्टर यान बिलमुट ने तैयार किया था। ये पहला क्लोन है जो भेड़ का, जो डॉली है। डॉली 5 जुलाई 1996 को बना। और ये डॉक्टर यान बिलमुट ने, डॉक्टर यान बिलमुट ने तैयार किया था ये पहला क्लोन। डॉली है जो डॉक्टर यान बिलमुट ने तैयार किया था। तो ये भेड़ की कुछ सामान्य जानकारियां थी साथियों, आप लोगों के साथ जो साझा की थी। अब हम लोग कल से भेड़ की नस्लों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक से, कि कौन सी नस्ल का क्या यूज है और किस तरह से है, उन प्रत्येक बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल से। तो इसलिए आप लगातार बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। आपको इसी प्रकार से क्लासें उपलब्ध होती रहेंगी साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।